बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है संडे। अभी नाश्ते में मैंने बनाए गोभी वाले पराठे। सारे पराठे बन गए थे, ये जो लास्ट का पराठा है ना ये दरमियान से जल गया और उसका रीज़न ये था कि गैस बंद हो गई थी और मैंने फिर सिलेंडर पे बनाया है। और सिलेंडर की जो आग होती है ना वो बिल्कुल दरमियान में ही होती है, तो वो थोड़ा सा पराठा दरमियान से जल ही गया था तकरीबन। तो बस नाश्ता किया, उसके बाद अभी किचन के काम समेट रही थी कि पार्सल आगे 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी तो वो रिसीव हुए। और यहाँ पर आमना और इब्राहिम इसी इंतज़ार में थे कि बस जैसे ही आता है कोई भी पार्सल तो इनको एक्साइटमेंट होती है कि खोलने की। तो ये 2 थे तो फिर दोनों ने कहा कि एक एक हम दोनों मिलके खोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है खोलो। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये ब्लेंडर मंगवाया था और एक मैंने स्पाइस ग्राइंडर मंगवाया था। ये लोकल ही ब्रांड्स हैं, मतलब दराज से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और ये जो स्पाइस ग्राइंडर था इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कॉफ़ी ग्राइंडर मेरे पास था जिसमें मैं अक्सर मसाले वगैरह पीस लेती हूँ और जो जूसर ब्लेंडर के साथ होता है वो मेरा टूट गया था। तो फिर मुझे ये वाला ठीक लगा और अच्छा है, इसका मतलब जार भी काफ़ी है और मैंने अभी इसको चेक करके भी देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और लकीली साग मैंने कल बॉईल किया था कुकर में, रखा हुआ था। अभी खैर इसमें पानी तो था लेकिन मैंने जब ये जैसे ही हैंड ब्लेंडर आया ना तो मैंने इसको चेक कर लिया कि मैं साग को ही ब्लेंड करके देखती हूँ। तो अभी तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि कोई चीज़ प्रोडक्ट कितना टाइम चलती है, लेकिन अभी सिर्फ चेक ये करना था कि चल रही है, प्रोडक्ट सही आई है कि नहीं। इसके अंदर स्पाइस ग्राइंडर के अंदर मैंने काली मिर्चें पीस ली, थोड़ी मोटी मोटी अभी पीसी हैं, इतनी ज़्यादा फ़ाइन नहीं की, खुद ही नहीं की। मतलब स्पाइस ग्राइंडर बिल्कुल ठीक है। तो खैर ये दोनों चीज़ें मेरी आ गई थी और ये किचन के जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत काम की होती हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती। लेकिन ये कि जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करें तो उसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे से देख लें और उसके बाद ऑर्डर करें। अभी ये जो मेरा हैंड ब्लेंडर था ना इसमें रेड कलर तो मैंने बिल्कुल नहीं मंगवाया था, लेकिन मुझे ये भी याद है कि शायद मैं कलर फैमिली में से कलर चूज़ करना भूल गई थी, इसलिए उन्होंने कोई सा भी रेड ही भेज दिया। मुझे तो ब्लैक ही मैं मंगवाती, लेकिन अब आ गया है तो चलें इसी को चला लेंगे। और यहाँ पर अभी साग को फिर मैंने कुकर को चढ़ा दिया कि जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। चने की दाल मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि मैंने भिगोई ओवरनाइट भीगी हुई थी। तो अभी यहाँ कढ़ाई में मैंने काफ़ी ज़्यादा मलाई थी मेरे पास फ्रोज़न, वो मैंने डाल दी और उसमें पानी भी डाल दिया 1 से 2 गिलास। और फिर ये जो भीगी हुई चने की दाल है ना ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। तो यहाँ इसी में पकेगी दाल और गल जाएगी। देसी घी इसका निकल आएगा, यही घी बनेगा और इसी में खोया भी बन जाएगा, तो दूध भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी में दाल पकेगी तो जो खोए का और दूध का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा हलवे में। तो चने की दाल का हलवा बन रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं, क्योंकि एक तो दूध की वजह से उबाल आ जाएगा, दूसरा दाल वैसे भी उसमें उबाल आता है तो फिर दाल गिरती है। और दूसरी तरफ साग पक रहा था तो मुझे ये डर था कि कोई उसके छींटे ना पड़े और ढक्कन अभी उसका मैं ढाँप नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो ब्लेंड हुआ हुआ साग था अब ये ना हो कि ये साथ लग जाए। तो मैंने ऐसे ही दरमियान में ढक्कन रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, अदरक थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लहसुन भी, और इनको भी मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। ये मैं अभी साग को तड़का लगाऊंगी और ये काफ़ी ज़्यादा लहसुन और अदरक है। अच्छा, साग जो था ना मेरे पास वो 3 गड्डियाँ सरसों का साग थी, 1 बाथू, 1 पालक और 1 कड़म साग। तो उन सबको धो के साफ़ करके बॉईल कर लिया था। अच्छा, अब ये था कि साग में वो अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी तो साग बहुत अच्छा आता है, उसमें से गंद कम निकलता है और कभी बहुत ज़्यादा भी निकलता है। तो इसलिए बस ये जो जितना साग था उसी हिसाब से अभी मैं सारे को तड़का लगा रही हूँ। और मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ले लिए। हरी मिर्चें थोड़ी सी मुझे कम लग रही हैं, स्पाइसी थोड़ा सा खाते हैं साग। और लेकिन बस अब मैंने डाल दिए साग के अंदर, मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी जब ये पक रहा था ना उसी वक्त डाल दी थी। अच्छा, अब ये सारा साग जो है मैंने डाल दिया है। जैसे ही ये लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगी तो साग मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी इस स्टेज पे साग जो है ना ये हाथों को भी जलाता है और गंध जो बनता है ना, क्योंकि ये जब पक रहा होता है तो इसके बबल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये फड़क के बाहर आता है।
तो बस इसको मैंने ढक्कन भी ढाँप दिया था और यहाँ मैंने डाला है 1 प्याली भर के दही को फेंट लिया अच्छे से, फिर वो दही इसके अंदर डाल दिया है और इससे जो एक खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, वो अच्छा मज़े का लगता है। साग में कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। साग के इंग्रेडिएंट्स बस यही होते हैं कि साग का रेशो अच्छा हो और दूसरा ये कि लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें, तो बस यही चीज़ें होती हैं साग की। यहाँ पर साग में मैंने डाला है आटा और इतने साग में हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतना आटा इनफ है। मकई का आटा डालें या फिर जो गंदम का, देसी गंदम का आटा होता है ना, वो। तो अभी साग खैर पकेगा, लेकिन इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें आटा भी है, तो इस स्टेज पे साग जो है ना साथ लग जाएगा, इसलिए इसमें चम्मच चलाते रहना। फिर मेरे पास मकई का आटा पड़ा हुआ था फ्रीज़र में और ये 2 साल पुराना आटा है, लेकिन फ्रीज़र में था तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, मीठा था उसी तरह से, आटा कड़वा नहीं हुआ और साफ़ था। मकई की रोटियां मैंने बनानी थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाते हैं बिल्कुल बारीक रोटी, पतली हो मकई की, और इतनी बारीक मुझसे बनती नहीं है क्योंकि ये हम कभी कभी बनाते हैं, कोई सालों में एक आध दफ़ा मकई की रोटी बनाई, तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती। दूसरा, मुझे पर्सनली जो है ना मकई की रोटी मोटी पसंद है, तो इसलिए फिर अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की कि इसको मैं हाथ से मतलब फैला के पतला कर लूँ। अब ये पक जाए मुझसे और ये तवे पे मैं डाल लूँ, तो यहाँ पर मैंने तवे पे थोड़ा थोड़ा घी भी लगा लिया है। अभी रोटी को उठाने की कोशिश करती हूँ और ये देखें, ये रोटी टूट चुकी है क्योंकि ये बहुत पतली है और इतनी पतली मुझसे नहीं, उसको मैं मैनेज ही नहीं कर सकती। खैर मैंने वही पीस उठा के यहाँ से इसको साथ ही जोड़ दिया है और ऑयल को फैला लूँगी ताकि ये इसके साथ ही जुड़ी रहे और टूटे ना। बाकी जो बच्चों ने खानी हुई उनके लिए भी बनानी है, तो फिर वो मैं बनाऊँगी, मतलब मोटी थोड़ी सी, इतनी भी बारीक नहीं बनाऊँगी। बस ये एक रोटी थी जो कि मुझे ज़रा पतली बनानी थी। तो खैर सारे बच्चे शौक़ से ही खाते हैं साग के साथ मकई की रोटी, और ये वाली बन गई है हस्बैंड की, और बाकी जो है ना बस फिर मैं बनाती हूँ। टूटी हुई तो है लेकिन खैर है, चल जाएगी। अच्छा, साग का पानी खुश्क हो गया था। अब मैं साग को ऊपर से एक अदरक का जो तड़का है ना वो लगाऊंगी, क्योंकि अदरक साग में ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से कट कर लिया और फिर इसको ना तड़का ऊपर से लगा दिया अदरक का। बस खाना हमारा तैयार हो गया। अब सबको दूंगी खाना, साथ थोड़ा सा मक्खन रखूँगी और मकई की रोटी हो या साथ पराठा, जो बच्चे पराठा खाएंगे उनके लिए पराठा होगा, बाकी मकई की रोटी। तो बस खाना खाएंगे। और यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर से जब मैं आई हूँ किचन में, तो ये अभी हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था और दाल जो है ना वो गल गई है। अब दाल ऐसी गली हुई है कि पूरा उसका दाना सही से अंदर उसके कोई भी ना कच्चापन ना हो, मतलब कि पूरा सही, जब उसको आप हाथ से प्रेस करें तो पूरा एकदम से प्रेस हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर 2 कप चीनी के डाल दिए थे क्योंकि ये 2.25 कप दाल के थे, और 2 कप मैंने चीनी डाली है। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा और ये अभी ज़्यादा लिक्विडी इसलिए हो गया, तो मैं यहाँ पर इसी ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। वैसे मैं पीस लेती होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़रा काम को आसान करते हैं, लेकिन इस स्विच में ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। तो थोड़ी देर मैंने ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। मैंने इब्राहिम को कहा कि ये उठा के दूसरी जगह लेके जाओ ताकि मैं इसको ना ज़रा ब्लेंड कर लूँ। लेकिन इसको ऐसा नहीं ब्लेंड करना कि बिल्कुल बेसन के हलवे की तरह हो जाए, क्योंकि बेसन का हलवा बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो ये चने की दाल का हलवा ये इस तरह से ही हो कि दरदरा सही हो थोड़ा। अब यहाँ पर पानी उसका खुश्क हो रहा था। मैंने इलायची के तकरीबन 10 अदद इलायचियाँ ली, उसके दाने निकाल के तो उसको भी पीस के डाल दिया और हलवे की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली। अब हलवे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसको अच्छे से भुना है, लेकिन बहुत एहतियात करनी है। इसको भी ज़रा सा आपने छोड़ा तो ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। बहुत नाजुक होता है, इसके पास सी खड़े रह के आपने इसकी भुनाई करनी होती है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए कटे हुए बादाम, और आधा हलवा जो है ना मैं इस तरह से बेकिंग ट्रे में या किसी भी ट्रे में लगा ले और उसकी मैं टुकड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत कन्वीनियंट होता है, शौक़ से खा लेते हैं। एक उठाया पीस और खा लिया, और बाकी का जो होगा उसको मैं बॉक्स में डाल दूँगी, फिर जिसको जैसे ज़रूरत हुई तो खा लेंगे। यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से सारा इवन स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर जो कटे हुए बादाम थोड़े से मैंने छोड़े वो ऊपर लगा लूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तो बस फिर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा है कि मैं वो जो मलाई डाली थी उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा घी मक्खन नहीं डाला, क्योंकि चने की दाल के हलवे में आप जितना घी डालें वो उतना ही जज्ब करता जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में घी है, बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने मलाई डाली थी। अब ये है कि अगर तो किसी दावत में मेहमानों के लिए बनाना हो तो लास्ट में थोड़ा सा देसी घी का या मक्खन का भगार ऊपर से लगा ले, अदरवाइज़ इतना ही होता है और ऐसे ही बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि चने की दाल
जो है ना वो घी को जज़्ब कर लेती है। तो खैर हलवा हो गया तैयार। यहाँ पर ये ठंडा भी हो गया, मैं इसको डिब्बों में डाली हूँ। साथ हमारी बन रही है चाय, और चाय के साथ खाएंगे थोड़ा सा हलवा। और वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।